आज की संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफ़ेसर अनीता मैम और विवाह कुमारी मैम और साथ में जो साथी लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और विशेषतः धन्यवाद सुमित का, जिन्होंने मुझे आज जुड़ने का जो है एक अवसर प्रदान किया। जो मेरी बात दरअसल है वो मैं नागार्जुन की जो काव्य भाषा है उस पर मुझे बात करनी है। तो मेरी कोशिश है मेरी जो पूरी बातचीत है वो मेरे विषय के साथ ही मतलब बंधी रहे, इधर-उधर ना जाए। वैसे अगर देखें तो नागार्जुन की जो काव्य भाषा है वो आधुनिक हिंदी कविता के प्रगतिशील जो यथार्थवादी युग है, उसकी एक विलक्षण उपलब्धि है। नागार्जुन को अगर हम लोग देखें तो एकदम बड़ा मतलब एक भाषाई विविधता को समेटने वाले एक कवि हैं। मैं अपनी बातचीत में एक चीज़ और भी एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ कि मैं अपनी बातचीत 2 भागों में रखूँगा। एक वो भाग जिसमें नागार्जुन जो है ये हिंदी कविताओं के साथ-साथ मैथिली, बांग्ला और संस्कृत में जो कविताएँ कर रहे हैं और एक जो दूसरी बात है वो भाषाई जो विविधता जो हमें जो शब्दावली और जो मुहावरे और जो एक काव्य सौष्ठव जो उनके काव्य में देखने को मिलता है, हम एक उस पर बातचीत रखेंगे। तो एक चीज़ और भी है कि नागार्जुन की जो भाषा है वह सिर्फ़ एक अव्यक्त भर ही नहीं है बल्कि नागार्जुन अपने अनुभव जो हैं, अपनी भाषा में पिरोकर जो है हमारे बीच ला रहे हैं। और एक जो गहरी लोक चेतना की जो बात अक्सर उनके साथ होती है कि हम लोग यह भी मानते हैं कि नागार्जुन जनवादी कवि हैं, जन कवि नागार्जुन के रूप में ख्यात हैं। और अगर देखा जाए तो साहित्य अकादमी उनको जन कवि के रूप में ही मानती भी है क्योंकि उन्हें जो पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी का वो मैथिली कविताओं पर ही मिला। हिंदी के साथ-साथ एक जो भारतीय भाषा हैं, उसमें भी नागार्जुन जो है बराबरी से कार्य कर रहे थे। अगर देखा जाए और यह कविताओं और गद्य दोनों भाषाओं में इनकी यह बात एकदम लागू होती है, क्योंकि 13 उपन्यासों में जो है 2 मैथिली के भी उपन्यास हैं उनके और 11 उपन्यास जो हिंदी में हैं। इसी और भी कि नागार्जुन की जो काव्य भाषा है, वो उनकी एक जो वैचारिक प्रतिबद्धता है, उसी से उसका जन्म हुआ है। और वैचारिक दृढ़ता भी हमें उनकी भाषा में ऐसी दिखाई देती है जो कि एकदम कृत्रिम नहीं लगती है, ओझल भी नहीं दिखती है, बल्कि जीवंत और एक मुखरता और एक निडर रूप में जो है हमारे बीच आती है। तो नागार्जुन एक ही और भी एक द्वंद को भी कहीं न कहीं जो है अपनी भाषा के माध्यम से दूर करने का काम कर रहे हैं। छायावदत्तर काल में अगर देखें, तो काव्य भाषा और संवेदना को संबंध को लेकर एक समस्या उत्पन्न हुई और वह समस्या खासकर आज्ञे के हमें देखने को मिलती है कि जो एक व्यक्तिगत जो भावचित्र हैं, चाहे वो आज्ञे के हरि घास पर छड़बर में देखें या कलगी बाजरे में देखें, तो वह जो व्यक्तिगत भावचित्र जो निकल रहे हैं आज्ञे के यहाँ से, तो वहाँ संवेदना और भाषा का जो एक तादात्म्य है वो जनता नहीं बैठा पा रही है। वो निजी अनुभव की सीमा तक ही सीमित रह पा रहे हैं। लेकिन नागार्जुन जो है अपनी भाषाई दृष्टिकोण से जो है, इस समस्या को जो है वस्तुपरकता और सामाजिक यथार्थवाद के धरातल पर जो है, पेश करने का भी कहीं न कहीं काम करते हैं। तो एक ये शुरुआती बात, एक चीज़ और भी है नागार्जुन के साथ कि अ, भारतीय शिक्षा में त्रिभाषी सूत्र भले ही 1968 से आया हो, लेकिन नागार्जुन के यहाँ पहले से ही था। त्रिभाषी क्या उनके यहाँ तो 4 भाषी जो हैं सूत्र दिखाई पड़ते हैं। एक चीज़ और मैं नागार्जुन के साथ एक संत साहित्य में देखें तुलसीदास का मैं नाम लेना चाहता हूँ। कहीं न कहीं तुलसीदास की जो परंपरा उसके वाहक के रूप में भी मुझे भाषाई तौर पर तो दिख ही रहे हैं। तुलसीदास का देखा जाए तो मूलतः अवधी क्षेत्र से आते हैं, लेकिन ब्रज भाषा पर भी उनका बराबर का ही मतलब हाथ है और कहीं न कहीं जो अपना पूरा साहित्य लिखा उसमें ब्रजभाषा और अवधी दोनों पर बराबर का ही उन्होंने मतलब उसमें कहीं भी पर भी जो है एक बँटवारे की लकीर उन्होंने नहीं खींची, दोनों में बराबर ही काम किया हुआ है और साथ-साथ संस्कृत तो साधा ही है उन्होंने। तो अगर हम नागार्जुन की हिंदी कविताओं पर तो अक्सर अमूमन सारे ही लोग बात करते हैं अधिकांशतः क्योंकि हिंदी कवि हैं। लेकिन इसी के चलते हुए बहुत सी कविताओं पर बात उनकी जो अन्य भाषाओं की जो कविताएँ हैं, उन पर बात नहीं हो पाती है। मैं शुरुआत मैथिली कविताएँ से ही शुरू करना चाहूँगा क्योंकि मिथिला जो है उसने नागार्जुन को बनाया है। नागार्जुन के संदर्भ में एक चीज़ बात कही जाती है कि नागार्जुन का जो भाषाई जो विविधता है नागार्जुन के अंदर, वो कहीं न कहीं उनके व्यक्तित्व से निकल कर आई है। नागार्जुन का जन्म मिथिला की धरती में होता है, तो मैथिल उनके जन्म की भाषा है। शिक्षा-दीक्षा संस्कृत में हुई।
तो वह संस्कृत सीखे। काम धाम के चक्कर में कलकत्ता प्रवास में बहुत दिनों तक वह रहे, तो इसलिए जो है बांग्ला उनके पास आई और फिर हिंदी में रचना संचार बचा, जिससे हिंदी उनके पास आई। तो यह कुछ एक शुरुआती है। अगर मैथिली कविताओं की अगर बात करें तो लगभग 155 कविताएं उन्होंने मैथिली में लिखी हैं, जिसमें चित्रा जो संग्रह उसमें 28 हैं, पत्रहीन नग्नगाछ में 52 हैं और लगभग 75 के आसपास असंकलित कविताएं भी उनके देखने को मिलती हैं। और मैथिली कविताओं के संदर्भ में जो मैथिली जो भाषा के संदर्भ में नागार्जुन जो भाषा है वो कहीं न कहीं लोकगीत से लेते हैं। वो मातृभाषा से एक रागात्मक संबंध स्थापित कर रहे हैं अपनी उन कविताओं में। और प्राथमिक भाषा रही है मिथिला, तो इसके चलते आप आगे जाके हिंदी में देखें तो बहुत सी मैथिली कविताओं का प्रभाव हिंदी में दिखाई देता है नागार्जुन कविताओं का। और फिर थोड़ा और आगे जब बढ़ते हैं तो बहुत सी हिंदी कविताओं का प्रभाव भी मिथिला में दिखा मैथिली भाषा में दिखाई पड़ता है। एक कारण यह भी है, नागार्जुन जो है भले वो संस्कृत में लिखकर छोड़ देते हैं, बांग्ला में लिखकर छोड़ देते हैं, लेकिन वो मैथिली भाषा का साथ नहीं छोड़ते हैं। वह मैथिली में बराबर कविताएँ लिखते रहे, हिंदी के समानांतर वह मैथिली में भी जो है कविताएँ लिख रहे थे। उनकी कई कविताएँ मैथिली में जैसे कि अंता श्रवण केर ई मेघ, पाकल अछि ई कटहर, कइये देलकै गोल और जूने आवै, भरी रति मेल ट्रेन। मैं कविता का वाचन करना चाहता हूँ मैथिली, जिसका शीर्षक है जून आवो भरी रति मेल ट्रेन। वह कहते हैं कि बड़ा मतलब बिंब जो है कि और भी है कि जो वो लोक भाषा को ले भी रहे हैं, चाहे वो बांग्ला की बात हो, चाहे संस्कृत की बात हो, चाहे वो हिंदी कविताओं की बात हो और चाहे वो मैथिली भाषाओं की बात मैथिली कविताओं की बात हो। तो उसमें जो एक वैचारिक जो प्रतिबद्धता है, वो नागार्जुन की ठीक हिंदी की भांति ही बरकरार है। वह अपने विचारधारा से कहीं भी मतलब जो है किसी प्रकार की जो है घटाबढ़ी नहीं कर रहे हैं। ठीक वही भाव जो हिंदी जो मुखरता जो निडरता हिंदी की कविताओं में उनके व्याप्त है, वही निडरता जो है अन्य भाषाओं की कविताओं में भी उनकी व्याप्त है। जैसे कि एक बंद है मैथिली कविता की कि बसैल बसैल मेल ट्रेनक प्रतीक्षा में, बहार भय गेल आँखिन सूत, घंटा भरी लेट, आधा घंटा और लेट, 45 मिनट और लेट। तो इसका जो हिंदी अगर अनुवाद देखें तो वह कहते हैं कि बैठा-बैठा मेल ट्रेन की प्रतीक्षा में, बाहर निकल आए आँखों के डोरे, घंटा भर लेट, आधा घंटा और लेट। एक जो यथार्थ है, दरअसल हमारे समय का भी तो यही यथार्थ है कि भारतीय जो रेलवे की जो समय प्रबंधन है, उससे हम सभी लोग परिचित हैं। तो उसी को कहीं न कहीं मैथिली भाषा में नागार्जुन जो है पिरोने का काम कर रहे हैं। यह मैथिली कविताओं के संदर्भ में बात थी। अब उनकी बांग्ला कविताओं पर बात करें, तो लगभग 50 कविताएँ उन्होंने बांग्ला में लिखी हुई हैं और जिसमें अब उनका जो काव्य संग्रह है बांग्ला कविताओं का वह है मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, जो कि 97 में आता है। दरअसल जो बांग्ला की कविताएँ हैं, वो प्रवास के दौरान ही लिखते हैं। लगभग 1978 और 79 के बीच की कविताएँ वो बांग्ला कविताएँ लिखते हैं नागार्जुन, क्योंकि वो जब तब कलकत्ता में ही वह रह रहे होते हैं। और बांग्ला कविताएँ वो देर से लिखते हैं। शुरुआत में तो हिंदी और मैथिली में ही वह रहते हैं और संस्कृत में। तो इसमें भी जो है अगर कविताएँ देखें तो आमी मिलिटारी, बूढ़ो घोड़ो, जो कि 27/9/78 को यह लिखते हैं और काव्य शिशु यह भी 78 में ही लिखते हैं और पथरेर शिल्प यह 79 में लिखते हैं। अगर हम बांग्ला कविता है आमी मिलिटारिर बूढ़ो घोड़ा, तो इसमें अगर देखेंगे तो आप ये थोड़ा चिल पर ध्यान दीजिएगा कि वह लिखते हैं कि আমি মিলিটারির বুড়ো ঘোড়া আমেক ওরা করবে নিলাম কোনো চতুর তাঙ্গাওয়ালা নিয়ে যাবে আমাকে বসিয়ে দেবে চোখর ধারে रंगीन खोलस बलते থাকবে सामने चल बेटा सामने चल सामने। शायद कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा। अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूँ तो हिंदी अनुवाद कुछ ऐसा है कि मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, करेंगे वे मुझे नीलाम, कोई चतुर तांगे वाला ले जाएगा मुझे, बढ़ा देगा आँख के किनारे, चढ़ा देगा आँख के किनारे, रंगीन आवड़ा और कहता रहेगा सामने चल बेटा, सामने चल सामने।
तो कहीं न कहीं एक सत्ता से प्रतिरोध की जो एक जो ध्वनि है, वो इस बांग्ला कविता में भी बड़ी विमुखता के साथ निकल कर आती है। और इसके आगे भी जो पाथेर शिल्प है, उसमें भी ठीक ऐसे ही जो है वो 19वीं शताब्दी के जो बुर्जुआ जो संप्रदाय है, उसके खिलाफ वो लिख रहे हैं, बांग्ला में भी। और फिर उसके बाद अगर हम उनकी संस्कृत कविताओं की बात करें, तो 18 कविताएँ के आस-पास उन्होंने संस्कृत में लिखी हैं। हेमी पार्वती, लेलिन स्मृति और चिनार स्मृति। और लेलिन स्मृति का नाम ले तो शायद सभी समझ ही गए होंगे कि मार्क्सवाद से जुड़ी उनकी संस्कृत पर कविता है। और इस संस्कृत की कविताएँ में इस पर अच्छा काम जो है राधा वल्लभ त्रिपाठी ने किया है। उन्होंने इनकी कई संस्कृत की जो कविताएँ हैं उनका हिंदी में अनुवाद किया हुआ है। और संस्कृत की कविताओं में भी या कोई जो है समझौता नहीं कर रहे हैं, अपनी विचारकी से कोई उनका समझौता नहीं है। और अगर हेमी पार्वती उनकी कविता देखें, तो वो कहते हैं कि पहला ये कि वरुणयात पूर्व में पृथ्वी विजेनया अग्रणः कार्तिकेया स्थिग प्रसच्य विश्वे वितरति पृथ्वा बालको दाराणस्य और ततस्य दिनकासु प्रमुदित वदना कांत सनिष्ठा तुष्टा निदस्य स मृडाल तुहिन विततिभिः प्रवृत्तेव समन्तात्। तो अगर इसका हिंदी अनुवाद देखें, तो हिंदी अनुवाद राधा वल्लभ त्रिपाठी कहते हैं कि पहला लड़का कार्तिकेय तो युवा होने के पहले ही बड़ा सेनानी बन गया है। समर जीतकर आने वालों में उसका सबसे पहले नाम गिना जाता है। दूसरा लड़का गजानन तो वैसे भी तेज बुद्धि का ठहरा, वह भी अब है सारी दुनिया का बुद्धि विधाता। पिता के पर्वत प्रदेश में प्रमुदित रहती है, पाकर प्रिय का प्रेम तुष्ट बनी वह, बर्फानी चादर ताने सिर ढककर सोई रहती है उमा मुडानी। तो स्त्री प्रश्न जो है वो अपनी संस्कृत कविताओं में जो है नागार्जुन उठाते हैं इस हेमी पार्वती कविता में। और ऐसे ठीक आगे चलकर भी एक तमाम मतलब जो मिथक हैं, जो हिंदू मिथक है, उनको समावेशित करते हुए वह संस्कृत में कई जो है सामाजिक प्रश्न जो है, सामाजिक जो विपन्नताएं हैं, उनको जो है नागार्जुन उठा रहे हैं। और संस्कृत पृष्ठभूमि के रहते हुए भी अगर हम हिंदी कविताओं में देखते हैं, तो तत्सम प्रधान शब्दावली जो है हमें एक दिखाई पड़ती है हिंदी में। नामवर सिंह एक चीज उनके हिंदी कविताओं के संदर्भ में कहते हैं, वह कहते हैं कि बात करने के हजार ढंग हैं। कभी तो वह सीधा सीधा वक्तव्य देते हैं, जैसे वह कहते हैं कि प्रतिबद्ध हूँ आबद्ध हूँ। और कभी खुद से बातचीत, जैसी कविता उनकी नदी कर ली पार उसके बाद नाव को लेता चले क्यों पीठ में लाद। और कभी तो दूसरे को संबोधन करते दिखाई देते हैं, जैसे कालिदास सच सच बतलाना। और कभी आत्म मंथन और या आत्म विश्लेषण करते हुए दिखाई देते हैं कि इन सलाखों में टिक टिक कर भाल सोचता ही रहूंगा चिरकाल। और कभी तो ऐसा वर्णन करते हैं, जैसे कहते हैं कि बर्फ पड़ी है सर्वेश्वर पार्वती प्रकृति निस्तब्ध खड़ी है। और कभी कविता के अंदर ही अंदर वह संवाद करते हैं, जैसे तेरी खोपड़ी के अंदर या नथ में फूले फूले। और अपनी ही अगर भाषा के संदर्भ में कहें, तो वह स्वयं कहते हैं कि बातें यही अपनी पूंजी, यही अपने औजार, यही अपने साधन, यही अपने हथियार, बातें साथ नहीं छोड़ेंगे मेरा। और ये जो बातें ही यही दरअसल पूरी नागार्जुन की कविताएं है, चाहे वो किसी भाषा में अगर हम देखें, हर भाषा में नागार्जुन अपनी भाषा को ही कहीं ना कहीं अंकित कर रहे हैं, लिख रहे हैं। शायद तभी वह जो है एक तादाद बैठा पा रहे हैं जनता के बीच में। और तो यह उनकी भाषा संबंधी जो अलग अलग भाषाओं में उन्होंने कविता लिखी है, तो उसमें उसको मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। अब उनकी थोड़ा हिंदी के मापदंडों में अगर बात करें उनकी कविताओं पर, जैसे कि संस्कृतनिष्ठ तत्सम प्रधान भाषा की अगर उनके बात करें, तो भाषा की जैसे कि मैंने कहा कि संस्कृत की पृष्ठभूमि से नागार्जुन निकल कर आए हैं, तो उसका स्पष्ट प्रभाव हमें दिखता है। और खासकर जो मिथकीय और शास्त्रीय और जो प्रकृति विषयक जो नागार्जुन की कविताएं हैं, उसमें यह जो शब्दावली है संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दावली, वह बहुत ज्यादा हमें दिखती है। जैसे भस्मांकुर की कविता लें या रत्नगर्भ की कविताएं देखें, तो हमें वह दिखाई पड़ता है। और लोक धर्मिता की जैसे कि बात करें, लोक के ही कवि हैं नागार्जुन। एक ही जो है कि ग्रामीण परिवेश और बोलचाल की जो भाषा, जैसे नागार्जुन जो है उनको
बात करने के जो कवि के रूप में उन्हें याद करते हैं और जनसामान्य की जो एक सहज जो जीवनचर्या जो है, उसका कहीं न कहीं नागार्जुन प्रतिनिधित्व करते हुए हमें दिखाई देते हैं। उनकी कविता की जो संप्रेषणीयता है और जो लोकप्रियता है, उसका मुख्य आधार यही है कि उनकी कविताएँ हैं लोकधर्मी हैं। उनकी कविताओं में एक लोक व्याप्त है और वह जो लोक है, वह राजनीतिक और सामाजिक यथार्थवाद के रूप में जो एक बौद्धिक वर्ग है, उसकी सीमा से बाहर निकल कर जो है, एक सीधे व्यापक जनसमूह से जुड़ता है। और एक चीज़ और भी है, नागार्जुन की जो शब्दावली है, चाहे वो तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज, कहीं से भी उठाइए, तो एक बनावटीपन उनके यहाँ नहीं दिखता है। एक कृत्रिमता जो है उनकी भाषा में हमें नहीं दिखती है। और बोलचाल जो ग्रामीण बोलचाल की जो शब्दावली है और जो देशज शब्दों को बड़ा निर्भीकता के साथ वह प्रयोग करते हैं। और इसी कारण जो उनके कविताओं में जो एक सामाजिक यथार्थ है, जो उसका खुरदरापन है और जो उसकी प्रामाणिकता है, वो बहुत स्पष्ट रूप से निखर कर सामने आती है। जैसे कि थाम जादुई और छुअन मसे, छिरकना दो जने, थपथपाए खूंचट निढाल, ऐसे कई शब्द जो हैं ग्रामीण परिवेश के, खासकर जो दरभंगा जो परिक्षेत्र है, उसके कई शब्द और कई मुहावरे जो हमें नागार्जुन के यहाँ दिखाई ही देते हैं। और एक चीज़ और भी नागार्जुन के शब्द देखें तो भले ही मतलब जो एक मैथिली है, वह नागार्जुन के यहाँ जो है कि आंचलिक रंग भरने तक ही नहीं सीमित है। बल्कि वह मैथिली जो है एक वैचारिक अभिव्यक्ति का भी एक सशक्त माध्यम के रूप में है, जो नागार्जुन के यहाँ हमें देखने को मिलती है। वह मैथिली में भी अपनी जो वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, वह सिर्फ़ इसलिए मैथिली का प्रयोग नहीं कर रहे हैं कि लोग उन्हें आंचलिक कवि माने, लोग उन्हें जन कवि माने, बल्कि नहीं, लोग उन्हें क्रांतिकारी कवि माने, इसलिए वो मैथिली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि उनकी नभ नचारी अगर कविता देखें, तो नहीं नभते तोरा खातिर किन्हऊ हमर माथ, पाथर भेला तो सिरपहु बाबा बैद्यनाथ। अगर हिंदी में देखें तो कहते हैं कि तुम्हारे सामने मेरा सिर नहीं झुकेगा, क्योंकि बाबा बैद्यनाथ तुम सचमुच पत्थर के हो गए हो। तो ऐसी तमाम धार्मिक जड़ताओं पर भी वह जो है कविताएँ जो मैथिली में लिख रहे हैं। हाँ, मैं बात समेट रहा हूँ अभी, हालाँकि बहुत लंबी बातचीत भी है लेकिन समेट रहा हूँ। तो किया है कि मतलब उन्होंने जो है एक सौंदर्य बोध तक ही वह अपनी कविता जीवन में नहीं सीमित रहे। तो पूरा कविता संसार जो नागार्जुन का है, वह सिर्फ़ इसलिए नहीं कि सौंदर्य बोध और जो प्रकृति दृश्य और तमाम चीज़ों को वर्णित करने भर नागार्जुन नहीं है, बल्कि वह सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के एक टूल के रूप में जो है कविता को स्थापित कर रहे हैं। और उनकी जो भाषा की क्षमता है, वह जनता के मनोभावों को जो है एक टेलीप्रॉम्प्टर जैसे कि जो एक अंकित करता है, वैसे कहीं न कहीं एक टंकित कर रही है और उन्हें उसी रूप में जो है जनकवि बना रही है। अगर निष्कर्षतः अगर हम बात करें, तो काव्य भाषा की अगर वर्तमान महत्व पर भी अगर बात करें, जो उपलब्धियाँ जो नागार्जुन ने अपनी भाषा के तौर पर पाई, तो उसमें पहली उपलब्धि यही है कि उन्होंने अपनी विरोधाभासों का जो है एक सफल संश्लेषण किया। संस्कृत के शास्त्रीय और प्रकांड विद्वान होने के बावजूद भी जो है उन्होंने लोक जीवन को साथ जोड़ा और कच्ची भाषा को उन्होंने अपनाया। और दूसरी अगर बात करें, उन्होंने संप्रेषणशीलता को जो है एक सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने एक कहीं नहीं मतलब एक भारी भरकम शब्द और बड़े-बड़े वाक्य लिखने से बहुत बचते हैं नागार्जुन। वह सीधी-सीधी बात लिख देते हैं, ताकि जो एक आम और एक सहज आदमी उसे समझ पाए और उसे स्वीकार कर पाए। और वह जानबूझकर ऐसी भाषा वो अपना रहे हैं, ताकि जो एक परंपरा का जो दार्शनिक बोझ है और जो आधुनिकता का जो अमूर्त जो जटिलता है, वो उनके यहाँ बिल्कुल दिखाई भी ना दे और दूर-दूर तक उसके पास भी नहीं जाते हैं। वह दार्शनिक बात भी करते हैं, वह आधुनिक बात भी करते हैं, लेकिन उनकी कविताओं में ऐसा कभी नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा गूढ़ तरह से उनके अंदर घुस रहे हैं। बहुत आसान शब्दों में जाकर जो है वो बात कहकर बाहर निकल आते हैं। और जो तीसरी और जो अंतिम बात है कि नागार्जुन की जो काव्य भाषा है, वो जो एक समाजवादी यथार्थवाद है, उसका एक आदर्श प्रतिमान के जो है वह प्रस्तुत करती है। और उनकी भाषा जो है वो गहरी वैचारिक प्रतिबद्धता को अभिव्यक्त करने के साथ-साथ जो है, वह कृत्रिमता और जो बोझलता है कविताओं की, उसका जो है बहिष्कार भी करती है। और सरल और मुहावरेदार जो बहुआयामी जो उनकी लोक भाषा है, वह जो है एक बड़ा क्रांतिकारी हथियार के रूप में उसे जो है नागार्जुन प्रयोग करते हैं। तो समय का मैं ध्यान रखता हूँ और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया पारस